नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और निरोगी होंगे। आज की वीडियो में मैं बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन की थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगी और बीए थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट में 3 टॉपिक हैं जो कि एमए में यूजीसी नेट के लिए और बीए के लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आदर्शवाद के बारे में बताऊंगी। अगले 2 वीडियो में मैं प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के बारे में आप पढ़ेंगे। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद इसे इंग्लिश में आइडियलिज्म भी कहते हैं। आदर्शवाद का अर्थ एवं अवधारणा है। आदर्शवाद ग्रीक शब्द आइडिया से निकला है जिसका अर्थ है विचार या आदर्श, यानी हमारे जो विचार होते हैं उन्हीं पर सभी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि जैसे हमारे अच्छे विचार आते हैं वैसे ही हम अच्छे कर्म भी करते हैं। यह मान्यता है कि वास्तविकता भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक है, यानी कि जो भौतिक जगत है वो सही नहीं है, वही सच नहीं है मतलब। और जो सोचते हैं, जो हमारा जो मानसिक और आध्यात्मिक जो मन होता है वही सच होता है। प्लेटो ने कहा है सत्य और वास्तविकता विचारों के संसार में है, न कि इंद्रियों के संसार में। अच्छा, विचार क्या है? हमारे मस्तिष्क में आते हैं, लेकिन इंद्रिय क्या है? हम उसे कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। लेकिन वही सत्य और वास्तविकता नहीं है, हमारे विचारों में वास्तविकता है। जो हम सोचते हैं वही सच है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत, जो कि शंकराचार्य की देन है, इसमें आदर्शवाद का प्रमुख उदाहरण है, जहाँ क्या कहा गया है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या, यानी ईश्वर ही सत्य है, अंतरात्मा ही सत्य है और बाकी ये जगत मिथ्या है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संसार बिल्कुल झूठा है, आप कर्म करना ही बंद कर दीजिए। कर्म तो करिए, लेकिन विचार प्रधान होते हैं। आदर्शवाद में ये बात कही गई। और हाँ, आपको एक बात ये इम्पोर्टेंट भी याद रखनी है कि ये जो वाद आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये सभी पाश्चात्य विचारधाराएं हैं। तो आदर्शवाद की जो परिभाषाएं हैं वो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीके से दी है, जिनमें है प्लेटो। इन्होंने कहा है आदर्श ही वास्तविक है और संसार उन आदर्शों की छाया है, यानी हमारे जो विचार है, हमारे जो आदर्श है वही सच है और ये संसार जो भी हम करते हैं वो उसी के आदर्शों के आधार पर ही करते हैं। जॉर्ज बर्कले ने कहा है अस्तित्व का अर्थ है अनुभव किया जाना। विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में विद्यमान पूर्णता का प्रकट होना, यानी कि हमारे अंदर जो विचार, जो हमारे अच्छे गुण होते हैं उनका प्रकटीकरण ही शिक्षा है और यही वास्तविक सत्य है। फिर है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, जैसे चरित्र निर्माण करना, आध्यात्मिक विकास करना, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उच्च आदर्शों की प्रेरणा आदि। तो चरित्र निर्माण कैसे? विद्यार्थियों में नैतिकता, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी विकसित करना, यानी आदर्शवाद ने क्या कहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में चरित्र निर्माण करना है, विद्यार्थियों में नैतिकता, सत्य, अहिंसा और ईमानदारी विकसित करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, यानी आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाना है कि ईश्वर क्या है और हमारी जो अंतरात्मा होती है वो क्या है और इसका संबंध क्या है, इसके बारे में समझाना है। फिर है सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, जैसे बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य बोध और सामाजिक गुणों का विकास। तो हमारा जो हर तरह का विकास हो, यानी हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से हमारा व्यक्तित्व विकास हो और हम एक अच्छे नागरिक बनकर उभरें। फिर है उच्च आदर्शों की प्रेरणा, विद्यार्थियों को महान आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि हम जो भी महान विचारक रहे हैं हम उनके आदर्शों पर चले, उनका अनुकरण करें और उनके महान आदर्शों को देखें और समझें कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया है और उनके आदर्शों का अनुसरण करके अपने जीवन को जिएं। ये शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है। फिर है नैतिक नेतृत्व, यानी समाज में आदर्श नागरिक और नेता तैयार करना। जो भी आदर्श नागरिक होते हैं, आदर्श नेता तैयार होते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही तैयार होते हैं और शिक्षा के माध्यम का आधार क्या होना चाहिए? वो आदर्शवाद होना चाहिए। तो यानी आदर्श, यानी हमारे विचार होने चाहिए, हमारे आदर्श होने चाहिए, ये आदर्शवाद ने कहा है।
इसके बाद है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां क्या हैं। इसमें देखिए आदर्शवाद क्या है, क्या ये एक आध्यात्मिकता की ओर मतलब ले जाता है कि आप आध्यात्मिक कैसे बने, और अब जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे विचार बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाते हैं और हम नैतिक अनैतिक में अंतर करना भी सीख जाते हैं। इसलिए इनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो भी काफ़ी आदर्शवादी हैं। जैसे प्रवचन विधि है, प्रवचन विधि यानी लेक्चर मेथड। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ या आप हायर एजुकेशन में हैं तो आप लेक्चर मेथड से ही ज़्यादा सीखते हैं। आपको टू द पॉइंट एक एक चीज़ें नहीं लिखाई जाती हैं, क्योंकि आप स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो कि आपको लेक्चर मेथड के माध्यम से सिखाई जाती है। आपको लेक्चरर आपको लेक्चर देते हैं और आप उन्हें अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखते हैं या अपने परीक्षाओं में लिखते हैं। तो प्रवचन विधि द्वारा शिक्षा देना, शिक्षक आदर्शों और मूल्यों पर प्रवचन देकर प्रेरित करता है। दूसरा है संवाद या प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछकर विचारों को स्पष्ट करना, यानी बच्चों से प्रश्न पूछना और बच्चे अगर नहीं दे पा रहे हैं उत्तर उसका, तो उसका उत्तर शिक्षक दे। फिर है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब होता है किसी की तरह देखकर काम करना। तो विद्यार्थी शिक्षक के आदर्श आचरण का अनुकरण करते हैं, इसलिए शिक्षक को भी एक आदर्शवादी होना चाहिए। चिंतन और आत्मविश्लेषण, विद्यार्थियों को आत्मचिंतन और ध्यान के लिए प्रेरित करना, यानी विद्यार्थी खुद से अपना आत्मचिंतन करें कि क्या सही है क्या गलत, इसके योग्य बनाना शिक्षक का कार्य है। ऐसी शिक्षण विधियों को शामिल करना आदर्शवाद ने बताया है। नैतिक कथाएं और जीवनी, उच्च आदर्शों का उदाहरण देकर शिक्षा देना, यानी जैसे जो भी जीवन में या संसार में जो भी इस तरह के उच्च आदर्शों वाले व्यक्तित्व हैं उनके उदाहरण देना और उनके हिसाब से शिक्षा देना। जैसे विवेकानंद ने कैसे किया था। आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि विवेकानंद जी को जो हमारे भारतीय लोग हैं उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है विदेशों में, और पहले, अब तो बहुत अच्छे स्तर पर अपना भारत पहुंच गया, लेकिन फिर भी विदेशों में पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे देश को देखा जाता था। तो जब एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन, शिकागो सम्मेलन, तो शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी पहुंचे और उनको एकदम तुच्छ दृष्टि से देखा गया और उन्हें कहा गया कि ये भगवाधारी क्या कुछ बताएगा, चलो इसको कुछ भी नहीं, इसके लिए सभी को एक एक टॉपिक पर बोलना था। तो विवेकानंद जी को कोई टॉपिक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई टॉपिक दीजिए, तो उन्होंने वहाँ के लोगों ने बोला आपके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, आप शून्य पर ही टॉपिक दे, मतलब शून्य टॉपिक पर ही आप अपना लेक्चर दीजिए। तो उन्होंने शून्य पर 1 घंटे का लेक्चर दिया और इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया उन्हें, इतना ज़्यादा उन्हें उनकी तारीफ की गई कि वहाँ पर बैठे सभी लोग जो कि हिंदी भी नहीं जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को समझा और भारत का झंडा ऊंचा हुआ विवेकानंद जी के इस टॉपिक से। तो ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के बारे में बताना बच्चों को कि आपको अगर कोई हीन भी देख रहा है तो आप अपने कैसे उच्च आदर्शों, अपने जो गुण हैं उनके आधार पर कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी नैतिक कथाएं और जीवनी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। फिर है आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इसमें मानविकी और साहित्य होना चाहिए, यानी नैतिक मूल्य सिखाने वाले होने चाहिए। दर्शन और धर्म की शिक्षा हो, ये पाठ्यक्रम मतलब ऐसे सब्जेक्ट शामिल किए जाएं। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए, कला और संगीत, सौंदर्य बोध के विकास के लिए, इतिहास और जीवनी महान व्यक्तियों के प्रेरणा के लिए, विज्ञान नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्देशित हो। विज्ञान के बारे में तो बताया जाए किंतु वो नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी निर्देशित हो। जैसे विज्ञान, आजकल साइंस इतना ज़्यादा, ये जैसे मोबाइल है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि मोबाइल पे ही हर चीज़ डिपेंड हो गई है। मोबाइल से पढ़ना, लिखना, खेलना, हर चीज़ सीखना, सब कुछ है। लेकिन मोबाइल से बहुत सी गलत चीज़ें भी बच्चे सीख रहे हैं या लोग भी सीख रहे हैं। मोबाइल से साइबर सुरक्षा की बातें भी सामने आई कि कैसे हम सुरक्षा करें, क्योंकि हम कैसे फ्रॉड हो रहा है और कैसे हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं विज्ञान का तो प्रयोग किया जाए लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्देशित होना चाहिए वो। फिर है आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन क्या होना चाहिए। आदर्शवाद ने क्या कहा है कि आदर्शवाद में नैतिक अनुशासन होता है जो स्व अनुशासन और आंतरिक नियंत्रण पर आधारित होता है, यानी कि हम नैतिक आदर्शों पर और नैतिक बातें, चारित्रिक बातों पर बल दें और अपने आप से अनुशासित हों।
शिक्षक को स्वयं एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि छात्र प्रेरित होकर अनुशासन का पालन करें। फिर है दंड, कठोरता की अपेक्षा प्रेम, करुणा और आदर्श प्रस्तुत करने पर बल दिया गया। यानी कि सिर्फ दंड देकर, कठोरता अपना कर ही बच्चे को नहीं सिखाया जाता है, उन्हें प्रेम, करुणा और आदर्श प्रस्तुत करके भी उन्हें प्रेरित किया जा सकता है और अनुशासित रखा जा सकता है। फिर है आदर्शवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है। आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका के बारे में कहा गया है कि शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। शिक्षक स्वयं उच्च नैतिक मूल्यों वाला हो, तभी तो हम किसी से अच्छा सीखेंगे। जब सामने वाला ही सिगरेट पी रहा होगा तो बच्चे कैसे कहेंगे कि नहीं, सिगरेट पीना गलत है। बच्चे कहेंगे आप पी रहे हैं तो मैं भी पीऊंगा। तो इसलिए बच्चों को कुछ सिखाने से पहले शिक्षक को भी अच्छी राह पर चलना होगा और उच्च नैतिक मूल्यों वाला बनना पड़ेगा। फिर है नैतिक जो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में काम करना, यानी बच्चों को, छात्रों को आध्यात्मिक और नैतिक पथ पर मार्गदर्शन दे। शिक्षक ऐसा होना चाहिए। फिर है अनुकरणीय चरित्र, यानी उसका चरित्र खुद का ऐसा हो, इतना आदर्श व्यक्तित्व हो कि विद्यार्थी शिक्षक के जीवन से सीखते हैं। क्योंकि अगर हम किसी का अनुकरण कर रहे हैं तो हम अच्छा ही अनुकरण करें ना, हम बुरा अनुकरण करके तो कोई अपने जीवन में अच्छा कर नहीं सकते हैं। तो हमें अच्छा अनुकरण करने के लिए हमें एक अच्छा शिक्षक भी चाहिए। तो शिक्षक को एक अच्छे आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उनका अनुकरण कर सके और अपने भी चरित्र को उच्च आदर्शों पर ले जाएं। अच्छा, निष्कर्ष रूप में क्या निकलता है कि आदर्शवाद शिक्षा को केवल ज्ञान देने का साधन नहीं मानता, बल्कि मानव के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम मानता है। आज के समय में भी चरित्र निर्माण, मूल्य शिक्षा और नैतिक नेतृत्व के लिए आदर्शवाद की प्रासंगिकता बनी हुई है। हालांकि आधुनिक शिक्षा में इसे यथार्थवाद और प्रयोगवाद जैसी धाराओं के साथ संतुलित रूप में अपनाया जाता है। जैसे आदर्शवाद में क्या आदर्शों को इतनी ज्यादा प्रधानता दी गई, आध्यात्मिकता को इतनी ज्यादा प्रधानता दी गई है कि लोग सोचते हैं इतना भी उच्च आदर्शों पे चल के कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए आदर्शवाद को और यथार्थवाद और प्रयोगवाद के साथ संतुलित करके अपनाया जा रहा है। यथार्थवाद यानी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसे भी अपनाना है, और प्रयोगवाद यानी हमें प्रैक्टिकल भी बनना है। हम सिर्फ आदर्शों पर चलकर काम नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिकल भी बनना है कि क्या वास्तविक सत्य है, उसके आधार पर चलना है। तो आदर्शवाद को जिया जा रहा है, लेकिन यथार्थवाद और प्रयोगवाद के साथ मिलाकर संतुलित रूप से। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रकृतिवाद के साथ और प्रयोजनवाद के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।